चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। जो हमारी आईकैप की न्यू स्कीम, जो हमारी आईकैप की न्यू एजुकेशन स्कीम 2021 है, इस न्यू स्कीम के तहत IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का जो ये स्टैंडर्ड है, ये FR1 के कोर्स से शिफ्ट करके FR2 की तरफ FR2 के कोर्स का पार्ट बनाया गया है और इसकी प्रॉपर प्लेसमेंट FR2 के ही लेवल पे बनती है, FR1 लेवल पे नहीं बनती। जब पिछले बैचेस में मैं से FR1 लेवल पे टीच कर रहा होता था तो इसको पढ़ाते वक्त जो मुश्किल या जो डिफिकल्टी लेवल से अंदाजा होता था कि स्टूडेंट्स को समझाने में, स्टूडेंट्स को समझने में काफी ज्यादा मुश्किलात होती थी। रीजन भी कि एक अच्छा, एक हाई टेक्निकल लेवल का स्टैंडर्ड है जो कि पहले FR1 के कोर्स का पार्ट था, जो कि मैं समझता हूँ कि एक इरेगुलरिटी थी, और अब इसकी जो प्रॉपर प्लेसमेंट बनती है FR2 के लेवल पे, इसको FR2 के लेवल पे रखा गया है। देखिए प्रैक्टिकली भी, और अगर मैं आपके एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, तो तीन स्टैंडर्ड्स बिसाइड्स कंसोलिडेशन ऐसे है जो कि एग्जामिनर्स के फेवरेट एरिया है। चूंकि मैं काफी क्या कहते हैं 5-6 साल से सीए फाइनल को पढ़ाता आया हूं, तो सीए फाइनल का तो पेपर कोई 50 मार्क का बनता ही इन टोटल 4 एरिया से। नंबर 1 इज कंसोलिडेशन। फाइनल लेवल पे, इवन FR2 लेवल पे 20-22 मार्क की वेटेज कंसोलिडेशन ले जाता है। बाकी जो 30-35 मार्क का एग्जाम है आपका, वो तीन स्टैंडर्ड से बन रहा होता है। नंबर 1 इज IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, number 2 is IFRS 16 leases, and number 3 is IFRS 15 revenue from contract with customers। ये मैं तुम्हें वेटेज बता रहा हूँ सी फाइनल के एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव से कि CFA 1 का जो एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, 100 मार्क्स के पेपर में तकरीबन 40 से 45-50 मार्क इन चार स्टैंडर्ड से जनरली टेस्ट किए जा रहे होते हैं: कंसोलिडेशन, IFRS 15, IFRS 16 और IFRS 9। इवन जब आप अपने क्या कहते हैं प्रैक्टिकली ऑडिट में एंटर हो गए और डिफरेंट फर्म्स या इंडस्ट्रीज में अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसी ना किसी लेवल पे आप यूज करोगे। लेकिन रेवेन्यू के नंबर्स ऐसे होंगे जो इवन आप लोग ने शायद ऑडिट में डिस्कस भी किए हो अपने ऑडिट के फैकल्टी मेंबर्स के साथ, कि रेवेन्यू का नंबर मच कंसर्न या मच ऐसा नंबर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, जो कि एक हाईली रिस्की आइटम होता है। और रेवेन्यू के रिकॉग्निशन के ही हवाले से ज्यादातर कंपनीज में मसले आ रहे होते हैं। तो रेवेन्यू का स्टैंडर्ड ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में जो है ना कंसर्न या परेशानी का सबब बन रहा होता है, ऑडिटर्स के लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसी तरह लीजेस, इसी तरह कंसोलिडेशन वगैरह का एरिया, ये 4-5 एरियाज ऐसे हैं जो कि आपके एग्जामिनर की, जो भी आपका रिपोर्टिंग का एग्जामिनर है, उसके फेवरेट एरियाज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस टॉपिक से पहले पूछ रहे थे कि सर ये हमने तो FR1 में पढ़ा है, तो FR2 में तो अब इसके चांसेस टेस्ट होने का मैं समझता हूँ कि एग्जामिनर को भी पता है, एग्जामिनर भी ये सोच रहा है कि तुम ये सोच रहे हो। एग्जामिनर भी तो मेरी और आपकी तरह का इंसान ही है ना, और एग्जामिनर को भी पता है कि दानियाल ये सोच रहा है कि यार एग्जामिनर ये सोचेगा कि चूंकि FR1 पे टेस्ट कर लिया तो FR1 पे टेस्ट नहीं करेगा तो छोड़ के चला जाऊं। तो मेक श्योर कि मेरा बड़ा अंदाजा है कि 30-35 मार्क का पेपर आपका इन तीन एरिया से आ रहा होगा: IFRS 15, IAS 33 और IAS 8। देखो मैं रिपीटेडली ये चीजें पढ़ाते वक्त भी मैंने तुम्हें कही और मैंने बार बार ये चीजें एम्फसाइज की है। मुझे कोई अच्छा फील नहीं होगा कि मैं तुमसे किसी एरिया पे ऊपर मेहनत करवाऊं और एग्जाम में टच ही ना हो। लाइक हम आज IFRS 15 स्टार्ट कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 से 30 घंटे में स्टैंडर्ड को दे रहे होंगे। तो अगर ये चीज टेस्ट ही नहीं होती तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता? और इतनी मेहनत करने के बाद मुझे बैक एंड पे पता हो गया टेस्ट ना हो गया, मैं तुमसे जबरदस्ती पढ़वाऊं कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो मुझे इस तरह की कोई चीज इसमें खुशी हासिल नहीं होगी। लेकिन मैं अगर एग्जामिनर होता या मैं चूंकि इंडस्ट्री साइड पे देख रहा होता हूँ, फर्म साइड पे चीजों को देख रहा होता, तो मुझे पता है इन स्टैंडर्ड्स की क्या रेलेवेंस है, तो मैं इन एरियाज को अनटेस्ट किए बगैर कैफ के स्टूडेंट्स को आगे ना जाने देता। बहरहाल IFRS 15 का स्टैंडर्ड, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए कोई बहुत नया स्टैंडर्ड नहीं है। इससे IFRS 15 को बेसिकली इफेक्टिव बनाया गया फ्रॉम द ISB ऑन 1 जनवरी 2018। पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेशन थोड़ी 6-8 महीने साल बाद हुई थी, लेकिन ये जो IFRS 15 का स्टैंडर्ड ISB की तरफ से लाया गया था, इसकी जो इफेक्टिव डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 1 जनवरी 2018। पाकिस्तान में 6 महीने 1 साल के बाद इफेक्टिव हुआ था। अब सवाल यह है कि अगर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर का स्टैंडर्ड 1 जनवरी 2018 के बाद इफेक्टिव बनाया गया, तो क्या इससे पहले रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था? क्या इससे पहले रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए कोई अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मौजूद नहीं थे? तो सर ऐसा नहीं था। IFRS 15 के आने से पहले भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए स्टैंडर्ड्स, इवन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, इवन मल्टीपल SICs थे। देखिए किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, किसी भी अकाउंटिंग इवेंट, किसी भी एसेट लायबिलिटी को अकाउंट फॉर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है। फिर उसी में अगर कोई मजीद कॉम्प्लिकेशंस आए, कोई मजीद मुश्किल चीजें आए, तो ISB उन चीजों को आंसर करने के लिए IFRIC और SICs वगैरह इशू करता है। तो रेवेन्यू का भी एरिया ऐसा ही था जिसकी रिपोर्टिंग के लिए, जिसकी कंप्लायंस के लिए, जिसकी अकाउंटिंग के लिए
IFRS 15 से पहले मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मल्टीपल SICs, मल्टीपल इफ्रिक्स वगैरह हुआ करते थे। लाइक मेरे सामने स्क्रीन पे लिस्ट आ रही है कि हमारे पास IS 18 हुआ करता था रेवेन्यू के लिए, हमारे पास IS 11 हुआ करता था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, हमारे पास SIC 31 हुआ करता था बार्टर ट्रांजेक्शंस के लिए, हमारे पास IFRIC 15 हुआ करता था कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए, हमारे पास IFRIC 15 होता था एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल एस्टेट के लिए, हमारे पास IFRIC 18 होता था ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम कस्टमर्स के लिए। यानी मेरे पास ये कोई 5-6 स्टैंडर्ड्स IFRICs और SICs थे सिर्फ रेवेन्यू के रिकॉर्ड नंबर्स को रिकॉर्ड करने के लिए। यानी कि जब भी कंपनी को अगर कोई अपने अकाउंट्स में रेवेन्यू वगैरह रिकॉर्ड करना पड़ता था तो वो इन 5-6 स्टैंडर्ड्स, इन 5-6 IFRICs और SICs को देखकर इनकी लाइंस में जो है ना अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करती थी। तो अब मसला क्या आता था कि फॉर एग्जांपल मुझे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो कंपनीज को ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि कंपनीज को पहले ये आइडेंटिफाई करना था कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए मेरे लिए रेलेवेंट स्टैंडर्ड कौन सा था, मेरे लिए रेलेवेंट SIC कौन सा, मेरे लिए रेलेवेंट IFRIC कौन सा। और रेलेवेंट स्टैंडर्ड SIC IFRIC मालूम करने के बावजूद भी इन स्टैंडर्ड्स में कुछ जगहों पर डिफरेंस या क्या कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन थी, जिसकी वजह से जो है ना बड़ी हैपेजिट अकाउंटिंग वगैरह हो रही थी, अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग में फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट अचीव नहीं हो पा रहा था। तो फिर फाइनली 1 जनवरी 2018 के बाद ISB ने डिसाइड किया, मतलब ISB ने डिसाइड तो पहले किया, 1 जनवरी 2018 के बाद क्या किया गया कि इन सारे स्टैंडर्ड्स, इन सारे IFRICs, इन सारे SICs को ऑब्सोलीट कर दिया गया। अब ये जो मैंने आपके सामने 5-6 नाम पुकारे, इन 5-6 स्टैंडर्ड्स IFRICs और SICs को फॉलो नहीं किया जाएगा। कोई भी रेवेन्यू, कैसा भी रेवेन्यू, सारा का सारा रेवेन्यू आपका IFRS 15 के तहत ही अकाउंट फॉर किया जाएगा। अगर आप अपने पास प्रेजेंटेशन वाला एरिया ओपन करो, ये सारी बातें आप लोगों के सामने लिखी है कि IFRS 15 से पहले हमारे पास IS 18, IS 11, SIC 31, IFRIC 13, IFRIC 15, IFRIC 18, ये मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, इंटरप्रिटेशंस और SICs हुआ करते थे। लेकिन IFRS 15 आने के बाद ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। अब कोई भी रेवेन्यू हो, कैसा भी रेवेन्यू हो, हर तरह के रेवेन्यू के लिए हम IFRS 15 ही फॉलो कर रहे होंगे। एक चीज पहले कि इससे टाइटल से कंक्लूड की जा सकती है कि अगर आप इस स्टैंडर्ड का टाइटल देखो ना, तो वो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। सर क्या इंपॉर्टेंस है इस टाइटल की? कि IFRS 15 बेसिकली उन कॉन्ट्रैक्ट से आने वाले रेवेन्यू की बात करता है जो आपने अपने कस्टमर्स के साथ ट्रांजैक्शन की। जो एक कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रेवेन्यू अर्न कर रहा है, उससे अराइज होने वाले रेवेन्यू पे हम IFRS 15 अप्लाई करेंगे। अगर हमारी काउंटर पार्टी हमारा कस्टमर नहीं है, फॉर एग्जांपल के एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से डील कर रही है, फॉर एग्जांपल की कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई गुड सेल परचेस कर रही है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपनी किसी ग्रुप कंपनी को कोई चीज सेल परचेस कर रही है, तो यहाँ पे जो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होगी ये IFRS 15 के स्कोप में नहीं है। IFRS 15 में हम स्पेसिफिकली उस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं जो कि हम अपने कस्टमर से अर्न कर रहे होंगे। अब चूंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने FR1 लेवल पे भी IFRS 15 कवर किया है, लेकिन हम इसको दोबारा से अच्छे से रिवाइज करेंगे, हम इसको दोबारा से डिटेल लेवल पे जाके कवर करेंगे अपने इस FR2 की प्रिपरेशन के लिए। थोड़ा सा अगर मैं बेसिक ओवरव्यू दूं तो IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए एक प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल की बात करता है, एक 5 स्टेप प्रिंसिपल बेस्ड मॉडल की बात करता है। IFRS 15 से पहले जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ना, दैट वाज IS 18। IS 18 रिस्क एंड रिवॉर्ड के प्रिंसिपल पे चलता था। IS 18 में जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की सारी फाउंडेशन थी ना, वो रिस्क एंड रिवॉर्ड से लिंक की गई थी कि भाई जिस वक्त गुड्स एंड सर्विसेज का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। IFRS 15 से पहले IS 18 जिस तरह से काम करता था, IS 18 का पूरी प्रिंसिपल्स, पूरी फाउंडेशन सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर टिकी हुई थी। वो बात करता था रिस्क एंड रिवॉर्ड की कि जब गुड्स एंड सर्विसेज का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए कस्टमर को, आप अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। लेकिन IFRS 15 एक प्रूडेंट, एक फेयर वैल्यू अप्रोच लेकर आया कि इसने रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल इंट्रोड्यूस किया। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। सबसे पहले आप अपने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करो। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी एन इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एज पर द मार्केट नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का रिटर्न होना जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है।
डिपेंड करता है कि जिस मार्केट में, जिस जगह पे आप ऑपरेट कर रहे हो, वहां के मार्केट नॉर्म्स और वहां की लेजिस्लेशन किस चीज को सपोर्ट करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द मार्केट नॉर्म्स, बस ये इन्फोर्सेबल होना चाहिए। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सर ये वो मेजर शिफ्ट है, ये वो मेजर या इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि मैं समझता हूं सारा डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन दी IAS 18 एंड IFRS 15। IAS 18 में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर को एक गुड्स के साथ एक गुड्स फ्री दे रहा हूं। IAS 18 में क्या होता था कि अगर मैं कस्टमर को एक गुड्स के साथ एक गुड्स फ्री दे रहा हूं, तो जो गुड्स मैं बेच रहा हूं ना, उसके अगेंस्ट में सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करता था, और जो गुड्स मैं फ्री में दे रहा हूं ना, उसके अगेंस्ट में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड कर देता था। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक पिज्जा शॉप में जाते हो और वहां पे डील चल रही है बाय वन गेट वन फ्री, तो अगर मैं IAS 18 में रहूं ना, तो IAS 18 में रहते हुए रेवेन्यू पता है कैसे रिकॉर्ड होगा? एक पिज्जा की सेल रिकॉर्ड होगी, एक पिज्जा की कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड होगी, और जो एक पिज्जा आपको फ्री में दिया जा रहा है ना, वो आपके पास सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन IFRS 15 ने क्या करा? IFRS 15 ने क्या करा? IFRS 15 ने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के फेस पे आप कस्टमर से जो भी बकवास करो, कॉन्ट्रैक्ट के फेस पे आप कस्टमर को घेरने के लिए कोई भी बात लगा दो, हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स का क्रक्स क्या है, यानी कि आप अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेसिकली वो गुड्स एंड सर्विसेज है जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। यहां पे स्टेप 2 में आपसे कहा गया आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ना देखो कि मैं कस्टमर को इनके अगेंस्ट चार्ज कर रहा हूं या नहीं कर रहा, आप यही ना देखो कि आप इनको कस्टमर को मार्केट प्राइस चार्ज कर रहे हो या मार्केट प्राइस से कम चार्ज कर रहे हो, आपने सिर्फ ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को कितने डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब ये डिस्टिंक्ट के लफ्ज की बड़ी इंपॉर्टेंस है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं 5 स्टेप्स का, फिर एक एक स्टेप के ऊपर हमारी इंशाल्लाह एक एक दो क्लासेस का, मतलब एक एक स्टेप के ऊपर हम अपने 2-3 घंटे लगा रहे होंगे और एक एक स्टेप को सेपरेटली मैनेज कर रहे होंगे, हम सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं। तो स्टेप 2 हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। सर ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन, ना के स्टेटेड कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल कि भाई जब हमने ये बैच स्टार्ट किया था तो हमने IQ के पेज पे एक पोस्ट चलाई होगी कि भाई C5 का कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं मार्च 22 अटेम्प्ट के लिए एट अ फी ऑफ, CAF 5 का कोर्स ऑफर कर रहे हैं फॉर मार्च 22 अटेम्प्ट के लिए एट अ फी ऑफ लेट्स से 18,000। लेकिन जिस वक्त मेरी क्लासेस पहली क्लास कंडक्ट हुई, जिस वक्त मैं कोर्स आगे लेके चला, मुझे पता था कि 15,000 रुपए की मैंने फीस तो कोट की है, लेकिन ये 15,000 रुपए मैं अल्टीमेटली स्टूडेंट से रिकवर नहीं कर सकूंगा। कोई बैड डेट्स भी क्रिएट करेगा, कोई डिस्काउंट भी मांगेगा, कोई रेफरेंसेस भी लेकर आ जाएगा, और डिफरेंट तरह के कोई पुरानी इंस्टीट्यूट की वाउचर्स भी लेकर आ जाएगा। तो ये चीजें नॉर्मली इस जगह पे चल रही होती। तो जब मैंने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा ना, तो मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 18,000 नहीं, बल्कि वो अमाउंट जो मैं अपने कस्टमर से एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं रिकवर कर सकता हूं, उस एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन को मैं ट्रांजैक्शन प्राइस का नाम दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जब स्टेप पे आऊंगा तो एक एग्जांपल भी दूंगा कि लेट्स से कि भाई आगा खान हॉस्पिटल में इमरजेंसी बेड के पर नाइट या पर डे चार्जेस है 10,000 रुपए। यानी आगा खान की एक स्टेटेड पॉलिसी है कि अगर कोई इमरजेंसी में आता है, वार्ड में आता है और एक रात के लिए एक बेड मतलब ऑक्युपाई करता है, तो उसके 10,000 के चार्जेस है। खुदा न खास्ता आगा खान के करीब में कोई ब्लास्ट हो जाता है और गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि भाई जितने भी वो लोग हैं ना, जख्मी लोग हैं, उनको आगा खान शिफ्ट कर दिया जाए और गवर्नमेंट उनका सारा खर्चा बर्दाश्त करेगी। अब लेट्स से कि एक्स नंबर ऑफ इंजरीज हुई उस ब्लास्ट में, उन सारे जख्मियों को आगा खान शिफ्ट कर दिया गया। तो आगा खान हरगिज ऐसा नहीं करेगा कि नंबर ऑफ पेशेंट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नाइट्स मल्टीप्लाई बाय 10,000 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले। आगा खान ये देखेगा कि यार गवर्नमेंट ने जब इस तरह की कमिटमेंट आज से पास्ट में की है, तो गवर्नमेंट ने पास्ट में कितना हद तक पे किया है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट के साथ डीलिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट तो 10,000 रुपए नहीं देगी। गवर्नमेंट तो हो सकता है कि उसमें कंसेशन ले, ग्रांट ले, 7,000 रुपए 6,000 रुपए इस तरीके से पे कर रहे हो। तो जब आगा खान हर मरीज के अगेंस्ट अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो अपनी स्टेटेड कंसिडरेशन से नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा होगा। क्या ये चीज समझ आती है हमें? इसी तरह स्टेप 4, allocate transaction price to each performance obligation। allocate transaction price to each performance obligation। स्टेप 2 में जो आपने नंबर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई की, स्टेप 3 में जो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई की,
आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस को अपनी हर इंडिविजुअल, अपनी हर डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे अलोकेट करोगे। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की टोटल ट्रांजिशन प्राइस को अपने कॉन्ट्रैक्ट की सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे अलोकेट करोगे, और इसकी एलोकेशन की बेसिस बड़ी सिंपल सी है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3 में जो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई की, उससे आप हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को अलोकेट करोगे, हर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की मार्केट प्राइस या स्टैंडअलोन कंसीडरेशन, स्टैंडअलोन प्राइस की बेसिस पे। और आखिरी बात, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप, दैट इज रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होते जाएंगे, वैसे वैसे मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूंगा। अब IFRS 15 में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि IAS 18 रिस्क एंड रिवॉर्ड की बातें करता था। IFRS 15 में भी रिस्क एंड रिवॉर्ड का थोड़ा सा जिक्र किया गया है, लेकिन IFRS 15 में रेवेन्यू रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन को लिंक किया गया गुड्स एंड सर्विसेज के कंट्रोल से। IAS 18 में कहा जाता था कि भाई जब गुड्स एंड सर्विसेज का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। IFRS 15 में भी छोटी बड़ी मतलब एक दो जगह पे रिस्क एंड रिवॉर्ड का जिक्र कर दिया है, लेकिन IFRS 15 रेवेन्यू को लिंक करता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन से, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन को लिंक करता है गुड्स एंड सर्विसेज के कंट्रोल ट्रांसफर से, कि जिस वक्त गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्रोल ट्रांसफर हो तब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी, तब आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा होगा। अब किस तरीके से होगा हम उस स्टेप को डिटेल में जब स्टेप 5 पे आएंगे तो कवर करेंगे। एक चीज एडिशनल कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन, कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर या तो एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम हो रहा होगा या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो रहा होगा। अगर कंट्रोल एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर हो रहा है, रेवेन्यू भी एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करनी है। अगर कंट्रोल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफर हो रहा है तो रेवेन्यू भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। इन पांचों स्टेप्स का मैंने सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दिया, कोई डिटेल में बहुत ज्यादा बातें नहीं की। हर स्टेप पे हमें कोई 2-3 क्लासेस लगानी पड़ेगी, कोई 2-3-4 आवर्स एलोकेट करने पड़ेंगे, हर स्टेप पे हमें 5 से सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके हम एक डिटेल कवरेज करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है, एक बिल्कुल बेसिक से आसान सा हम एक सवाल देखते हैं जिसमें ये 5 स्टेप मॉडल एक जनरल सिनेरियो में अप्लाई हो रहा होगा। अगर हम अपने पास IFRS 15 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आए तो IFRS 15 का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, टेलीकॉम ऑपरेटर ABC कॉर्पोरेशन entered into a contract with Johnny on 1st July 2001. In line with contract, Johnny subscribed for ABC monthly plan for 12 months, and in return, Johnny receives free handset from ABC Corporation. Johnny will pay a monthly fee of 100. Johnny gets the handset immediately after the contract signature. ABC sells the same handset for 300 and the same monthly plan for 80 per month without handset. How should ABC recognizes revenue from the contract with Johnny in 2001 under IFRS 15? कहता है कंपनी है ABC कॉर्पोरेशन के नाम से, एक टेलीकॉम ऑपरेटर है, जॉनी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया 1 जुलाई 2001 पे। कॉन्ट्रैक्ट के तहत जॉनी ने कोई 12 महीनों का मंथली प्लान के लिए सब्सक्राइब किया है, और बदले में से डे 1 पे फ्री में हैंडसेट, फ्री में मोबाइल फोन दिया गया, और इसको 12 महीनों तक टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी एट अ मंथली फी ऑफ 100 पर मंथ। जॉनी को हमने हैंडसेट इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट के सिग्नेचर पे प्रोवाइड कर दिया। कह रहे अगर ये कंपनी आम हालात में ये हैंडसेट सेल करती ना तो 300 रुपए का सेल करती, और आम हालात में अगर कोई बंदा मंथली टेलीकॉम सर्विसेज एक्वायर करता है विदाउट दिस पैकेज तो उसे 80 रुपए पर मंथ पे करना पड़ता है। तो आपने बताना है कि जॉनी ABC लिमिटेड अपना रेवेन्यू किस तरह से रिकॉर्ड कर रही होगी। देखिए IFRS 15 में क्या होगा, IFRS 15 में क्या होगा वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन IFRS 15 से पहले जब IAS 8 का स्टैंडर्ड हुआ करता था, IAS 18 का स्टैंडर्ड हुआ करता था, तो IAS 18 में अगर इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती तो वो किस तरह से अकाउंट फॉर की जाती थी। IAS 18 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, IAS 18 में ट्रांजैक्शन प्राइस की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की सेटिस्फेक्शन के ऊपर एलोकेशन वगैरह का कोई जिक्र ही नहीं था। अगर कॉन्ट्रैक्ट के फेस पे देखे ना तो मोबाइल फोन फ्री में दिया जा रहा है कस्टमर को घेरने के लिए,
और उससे हर महीने 100 रुपए की सर्विसेज टेलीकॉम फी चार्ज की जा रही है टेलीकॉम सर्विसेज के लिए। तो IAS 18 में क्या होता था, IAS 18 में क्या होता था कि सर डे वन पे जब फ्री में मोबाइल फोन दिया ना, क्यों दिया था कि कस्टमर को घिरने के लिए, तो एंट्री बन जाती थी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस P&L में डेबिट, इन्वेंट्री दैट इज मोबाइल की जो भी एक्चुअल कॉस्ट है क्रेडिट। चूंकि मैंने कस्टमर को 12 महीने अपने पास लॉक करने के लिए, जिस दाइड ने आपको CA फाइनल तक लॉक करने के लिए मेंबरशिप का टोकन दिया, इसी तरीके से हमने यहाँ पे कस्टमर को लॉक करने के लिए मोबाइल फोन फ्री में दिया। तो हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कर रहे होते थे। फिर हर महीने के आखिर में कस्टमर मुझे पैसे दे रहा है, तो मैं अपने पास कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट कर रहा होता था। ये वाला काम कर रहे होते थे IFRS 15 से पहले। लेकिन IFRS 15 बनाते वक्त ISB के बोर्ड मेंबर्स को समझ आया कि यार ये कस्टमर को फ्री में मोबाइल फोन फ्री में थोड़ी दिया जा रहा है, ये तो कस्टमर को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये तो कस्टमर को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है घेरने के लिए। अफेक्टिवली तो जो कस्टमर से 100 रुपए पर मंथ चार्ज किए जा रहे हैं ना, यानी कि टोटल 12 महीनों में 1200 रुपए, इस 1200 रुपए की ही प्राइस में मोबाइल फोन की प्राइसिंग भी चार्ज की गई है, इस 1200 रुपए की ही प्राइस में मंथली टेलीकॉम सर्विसेज की फी भी चार्ज की गई। अब अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू IFRS 15 के तहत रिकॉर्ड करें, तो सर हम प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल की बात करेंगे। प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल क्या था, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। तो इस सवाल में तो पहली ही लाइन में लिखा है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स में, सवाल में पहली ही लाइन में लिखा है कि ABC कॉर्पोरेशन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जॉनी। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने सिंपल सा सवाल आपके सामने प्लॉट करा है, कॉन्ट्रैक्ट को देखकर ही समझ आता है कि यहाँ पे हमारे पास दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। नंबर 1 इज मोबाइल फोन या हैंडसेट, एंड नंबर 2 इज टेलीकॉम सर्विसेज। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। स्टेप 3, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। सर जॉनी से क्या बात हुई है कि सर जॉनी 100 रुपए पे करेगा अगले 12 महीनों तक, तो यानी कि टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है 1200। स्टेप 4, allocate transaction price to each performance obligation on the basis of standalone selling price। तो मुझे इस 1200 की ट्रांजैक्शन प्राइस को दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे अलोकेट करना है, दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे अलोकेट करना है। किस तरह से सर, इन दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस की बेसिस पे। सर स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस मेरे पास सवाल में गिवन है, अगर आम हालात में हम मोबाइल बेचते हैं तो कितने का बेचते हैं 300 रुपए का। आम हालात में अगर टेलीकॉम सर्विसेज देते तो कितने की देते हैं 80 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने के 960। ये 960 कैसे आया सर 80 इंटू 12। अब मैं अपने 1200 रुपए को इस रेशियो में ब्रेक कर सकता हूं, कैसे 1200 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 960। 1200 मल्टीप्लाई बाय 960 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 960, 252 286 कर देते हैं इसे, और बाकी बैलेंसिंग नंबर 914। यानी कि कस्टमर से 12 महीनों में जो 1200 रिकवर किए जा रहे हैं, इसमें से 286 की ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट हो रही है हैंडसेट को, इसमें से 914 की ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट हो रही है टेलीकॉम सर्विसेज। अच्छा, अगर आप इन दोनों गुड्स एंड सर्विसेज का नेचर देखें ना, तो हैंडसेट एक ऐसा गुड है, डे 1 पे आप कस्टमर को हैंडसेट प्रोवाइड करोगे, यानी कि डे 1 पे इसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, तो हैंडसेट का जो रेवेन्यू है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रिकॉर्ड होगा। और जो मंथली टेलीकॉम सर्विसेज है वो ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ प्रोवाइड की जा रही होगी, तो टेलीकॉम सर्विसेज का रेवेन्यू एट अ सिंगल पॉइंट नहीं बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड। अब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे सर, डे 1 पे
जब आपने डिलीवरी की हैंडसेट की, डे 1 पे जब आपने डिलीवरी की हैंडसेट की, तो सर आपने हैंडसेट मोबाइल फोन वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी, अब अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। तो हमारे पास सेल्स डेबिट 286, हमारे पास रिसीवेबल स्लैश कॉन्ट्रैक्ट एसेट, रिसीवेबल स्लैश कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या भला है, अभी सिर्फ समझने के लिए सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं कि तुम इसको फॉर द टाइम भी रिसीवेबल ही कंसिडर कर सकते हो, लेकिन रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट में एक फर्क है जो इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस में ही जाकर मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तो अपने पास रिसीवेबल स्लैश कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कर रहा हूं 286 है। सर अब क्या होगा, एक महीना गुजरेगा तो एक महीने की टेलीकॉम सर्विसेज की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाएगी, और एक महीने बाद जॉनी मुझे 100 रुपए पे कर देगा। तो लेट्स से मंथ 1 का एंड आया, सर मंथ 1 के एंड पे क्या होगा, जॉनी मुझे 100 रुपए पे करेगा, तो मेरे पास 100 रुपए से कैश डेबिट होगा। एक महीना मैंने इसको टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो एक महीने की मैं टेलीकॉम सर्विसेज की इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूं। अगर 914 12 महीनों का है तो 76 914 डिवाइडेड बाय 12 76 से क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी आपके पास जो डे 1 पे आपने रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया था, ये कुछ हद तक 24 रुपए से कम हो जाएगा। अब अगले पूरे 12 महीनों में यही एंट्री हर महीने के एंड पे बनती रहेगी, यानी कि हर महीने 100 रुपए से कैश डेबिट होता रहेगा, तो आपकी पूरी 1200 रुपए की ट्रांजेक्शन प्राइस रिकवर हो जाएगी। अगले 12 महीनों में सर्विसेज का रेवेन्यू 76 से क्रेडिट होता रहेगा, तो आपका पूरा 914 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। अगले 12 महीनों में 24 रुपए से कॉन्ट्रैक्ट एसेट या रिसीवेबल क्रेडिट होता रहेगा। इन टोटल 24 इंटू 12 देखो कितना बन रहा है, 288। तो हमारे पास ये रिसीवेबल भी इन दी एंड 0 हो जाएगा। क्या ये सारी बातें समझ आती है हमें? कॉपी करें सर, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल का एक ओवरव्यू देखा। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, स्टेप 2 आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, स्टेप 4 allocate the transaction price to each performance obligation, and step 5 recognize revenue as each performance obligation is satisfied। अब एक एक स्टेप को हम डिटेल में इंशाल्लाह कवर करेंगे और एक एक स्टेप के ऊपर हम मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देख रहे होंगे।